मैं अशोक व्यास हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं बैठा हूँ प्रोफेसर चिन्मय मेहता जी के साथ। सर आपको मैं धन्यवाद के साथ में अभिनंदन करना चाहता हूँ बहुत सारी बातों के लिए, जिसमें से एक ऐसी बात है जिससे आप सब परिचित होंगे, चाहे आप कला में रुचि रखते हो या नहीं रखते हो, पर चोखी ढाणी का नाम आपने ज़रूर सुना है। तो प्रोफेसर साहब वैसे फाइन आर्ट्स के डीन राजस्थान यूनिवर्सिटी फैकल्टी के रहे, कलाविद हैं आप, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है। पर हम सीधी बात चोखी चोखी कर देते हैं, तो चोखी ढाणी का कॉन्सेप्ट कैसे आया था? यहाँ गांधी सेंटेनरी एग्जीबिशन में सभी विभाग अपने अपने पवेलियंस बना रहे थे। तो मेरे एक आईएएस मित्र थे, उन्होंने एक छोटी सी सुंदर एक पवेलियन बनाने के लिए मुझे एंगेज किया था। तो वैसे पवेलियन सारे डिपार्टमेंट्स के बने थे, तो उसमें बड़े बड़े बजट थे। मैंने बहुत कम बजट में गांव की ढाणी का कॉन्सेप्ट लेकर के वो पवेलियन तैयार किया था। और मुझे नहीं पता था कि वो लोगों को इतना सुंदर लगेगा। उसको अवार्ड मिल गया था। तो उस अवार्ड के बाद कुछ मेरे पास लोग आए कि कहा हम एक एथनिक स्टाइल में रिसोर्ट बनाना चाहते हैं जी। और मैंने हाँ कर दी। तो ये जो आपका टोंक रोड पे एक चोखी ढाणी है, उस चोखी ढाणी का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया था 90s में। और मुझे नहीं पता था कि वो इतना आकर्षित करेगा लोगों को। मतलब अभी ये हालत है उसकी कि इतनी भीड़ हो जाती है कि उसको लास्ट अंतिम समय में कहना पड़ता है कि बस इससे ज़्यादा लोगों को हम अंदर नहीं ले सकते हैं। जिस समय शुरू किया था उसकी एंट्रेंस फीस 50 रुपये थी। आजकल वो 1000 रुपये चार्ज करता है, तब भी लोग इंतज़ार करके लौटते हैं। मैं स्वयं भी चकित था कि अपनी परंपरा में इतना आकर्षण है कि वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आकर्षित कर सकती है। मैं जब आपके साथ बैठा हूँ ना, तो मैंने फिर से आपका हाथ ऐसे आत्मीयता से पकड़ लिया, क्योंकि आपकी सहजता जो है वो, आप 2002 में विधिवत आप सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आपके अंदर का जो एक युवापन है और एक सहज आत्मीयता है वो बिल्कुल बनी हुई है। इसके उद्गम की तरफ, यानी आपका जहाँ से संस्कारों का एक क्रम प्रारंभ होता है उसकी तरफ बढ़ते हैं। और ये भी मैं आपसे निवेदन करूँगा, बताइए कि आपने कब महसूस किया कि मेरे अंदर एक कलाकार की दृष्टि है, और मे भी पहले आपने पेंटिंग्स बनाई होंगी या कुछ लिखा होगा, तो आपके बचपन की तरफ चलते हैं थोड़ा, फिर आगे आते हैं। असल में देखा जाए तो मैं चित्तौड़ जिले में एक जालाओं की सालड़ी है और हम वहाँ के कोर्टियर थे। तो जब मैंने घर में ये चर्चा की कि मुझे चित्र बनाना सीखना है, तो किसी ने बहुत ज़्यादा सराहना नहीं की इस बात की, क्योंकि वो जानते थे कि दरबार में चित्रकार और कारीगर और इन सब की एक कोई वजह विशेष मौजूद नहीं माना जाता था। पर चूँकि मैं उसके बाद मैंने उदयपुर जब पढ़ाई की तो वहाँ भी मैंने पेंटिंग ली थी। फिर उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान में नहीं था, तो आगरा यूनिवर्सिटी से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया था। लेकिन मुझे पता नहीं, गांव की संस्कृति देखते देखते मुझे ये तो लग गया था कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा इतनी समृद्ध है और उसको पुनर्जीवित करने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। वही एक मेरा आकर्षण था जो मैं आज भी उसके लिए। तो सांस्कृतिक परंपरा को थोड़ा और आपसे समझने के पहले, अलग अलग माध्यम हैं, जैसे आप म्यूरल्स भी बनाते हैं, आप कुछ लकड़ी से संबंधित है तो कुछ धातु से संबंधित है, और जो कलाकार जब हम चित्रकार के रूप में देखते हैं तो हमारे मन में होता है भाई कूंची है, या तो कागज़ है, या तो कपड़ा है। तो ये जो अलग अलग माध्यम होते हैं जो आपकी जो प्रेरणा है उसको प्रकट करने में जिनका आप उपयोग करते हैं, उसमें फिर बाद में टेक्नोलॉजी के साथ कंप्यूटर भी आ जाता है, कंप्यूटर के प्रोग्राम भी आ जाते हैं। तो ये सब आप इनमें संतुलन बनाए रखें, वो कोई चुनौती रहती है या सहज हो जाता है? नहीं, मुझे ये समझ में
आने लग गया था कि एक अच्छा चित्रकार या मूर्तिकार बनने के लिए या आर्किटेक्ट बनने के लिए पश्चिमी परंपरा का अनुकरण आवश्यक नहीं है। ठीक बात। क्योंकि अगर हम अपनी परंपरा का विधिवत अध्ययन करें तो उसमें बहुत अमूर्तन है। मतलब मुझे याद आ रहा है कि कुमारस्वामी जब हमारे भारतीय परंपरा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उनके ऊपर लिख रहे थे, तो उनका ये कहना था कि हमने कला में अनुकरण की कोशिश कभी नहीं की। जो काम मॉडर्न आर्ट में अलग अलग तरह का रूपांतरण का आरंभ हुआ था, वो हमारी परंपरा में आरंभ से रहा है, और इसीलिए हमारा जो अमूर्तन है जी। मेरे हिसाब से उसमें अनेक संभावनाएं हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों को भी कहता रहता हूँ कि अगर मॉडर्न आर्टिस्ट और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तुम्हें बनना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम पिकासो और मोंड्रिया की तरफ जाओ। वी हैव अ लॉट ऑफ ग्लोरियस ट्रेडिशन टू गेट इंस्पायर्ड विथ। मैं मेरे सवाल को फिर से पकड़ रहा हूँ आपके पास लाने के लिए। माध्यम कितना महत्व रखता है? माध्यम का मतलब ये अलग अलग माध्यम हुए ना, रंग, चाहे तेल रंग होंगे या जो भी मिट्टी के रंग होंगे, वो वाली बात। फिर कैनवास क्या है, और दूसरा मटेरियल में जैसे आप स्कल्पचर और ये सब भी करते रहे हैं, तो ये आपके अंदर ऐसे सहज होता रहा? नहीं, मेरा ये मानना है कि जब आप किसी सृजन को तैयार करते हैं तो एक आपका मानस चित्र बहुत मजबूत होना चाहिए। यू हैव ए सॉर्ट ऑफ इमेजरी इन योर सोल टू रिक्रिएट। अगर वो पुख्ता होती है तो माध्यम फॉलो करता है। सिर्फ माध्यम को ध्यान दे करके चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करना चाहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो बात आपने कही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सबके लिए। आप करना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, उसकी स्पष्टता होने के लिए आपकी अपनी कोई रिचुअल होगी क्या? जैसे एक अंदर आपकी जो सृजनशीलता का प्रवाह है वो जागृत रहे। तो शब्द के रूप में गए समझिए कि आप कुछ मेडिटेशन करते हैं, या हो सकता है कि जब आप कुछ रच रहे हैं वो अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा होता है। कोई स्थान विशेष होता है जो आपको अधिक प्रेरित करता है, कोई स्थिति विशेष, संगीत, या ऐसा कोई आपके लिए क्या रेलेवेंट है? नहीं, संगीत से हमें बहुत प्रेम है और मैं ये मानता हूँ कि संगीत में भी बहुत अमूर्तता है। लेकिन मेरा अपना ये सोचना है कि सबसे पहले जैसे ये जो ढाणियाँ मैंने तैयार की, तो मैं उस ढाणियों का एक रेखा चित्र बनाता हूँ पहले। वो 3D होता है, उसमें देखते ही पता लग जाता है कि ये कुल मिलाकर के ये आर्किटेक्चर फॉर्म होगी कैसे ही। तो उसके बाद यू हैव टू जस्ट गो अहेड एंड मेक यूज़ ऑफ ऑल द टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, स्किल्स टू मेक इट पॉसिबल, यू नो। तो मेरा ये कहना है सबसे पहले आपकी इमेजरी बहुत पुख्ता होनी चाहिए कि आप क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं। जो हम क्रिएट करते हैं उसको पहले सबकॉन्शियस में वो पूरी इमेजरी तैयार होती है, उसको हम उसका प्रतिरूप हम जो है, चाहे वो 2D करें, 3D करें, मूर्ति करें, वो हो जाती है। आपके जीवन में बहुत सारी भूमिकाएं ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें से एक आपके भीतर का जो शिक्षक है और जो सीखने की ललक लेकर आने वाले विद्यार्थियों के साथ आपका संबंध है, उसके बारे में कुछ बताएं कि आपके भीतर का जो ये विज़न होता है उसको कम्युनिकेट करना कितना आसान, कितना मुश्किल रहता है, और जो व्यवस्था है वो आपको जैसा आप अपेक्षा रखते हैं उस तरह से सहयोग कर रही होती है, या कई बार व्यावसायिक दबाव के चलते छात्रों का मन कहीं और चला जाता है। हम डिस्ट्रैक्शंस के युग में जी रहे हैं। उसको लेते हुए जो आपने अपने जीवन में एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था, उनकी ग्राह्य क्षमता में परिवर्तन शायद देखा हो, उसके बारे में भी कुछ बताएं। मैंने एक अध्यापक के रूप में तो हमेशा ये देखा है कि अगर
शिष्यों में सीखने की अर्ज है और वो बात को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ जो एक प्रोफेशनल डिग्री शुरू की थी वो इसीलिए की थी कि उसमें एकेडमिक्स का भी पूरा योगदान था। पहले क्या होता था कि जब हम डिप्लोमा एजुकेशन जे स्कूल ऑफ आर्ट में शुरू किया था तो वो दे वर मोर कंसर्न अबाउट द स्टूडियो प्रैक्टिस। जब मैंने शुरू किया था यहाँ अपना प्रोफेसरशिप शुरू की थी उस समय हम लोग बच्चों को क्या है कि लिबरल आर्ट स्ट्रीम में एजुकेट कर रहे थे, आर्ट एजुकेशन दे रहे थे। तो उसमें क्या दिक्कत थी कि उनको 3 में से 1 विषय लेते थे। तो मैंने जब विश्वविद्यालय ज्वाइन किया तो मैंने ये देखा कि उस कुछ अल्प समय में ना तो वो बड़ा चित्रकार बन सकता है, ना ही अच्छा आर्ट हिस्टोरियन बन सकता है। तो मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया था, बड़ौदा भी मेरा जाना होता था, कि हमें जब तक फुल टाइम एजुकेशन शुरू नहीं करेंगे तब तक के आगे बात नहीं बढ़ेगी। और फुल टाइम एजुकेशन में एक एडवांटेज ये है कि स्टूडेंट टीचर और टॉट के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप होती है। तो बहुत सारी बातें हैं जो फॉर्मल एजुकेशन में कम्युनिकेट नहीं हो सकती है, उसको हमने कोशिश की कि फैकल्टी में बैठ करके लगातार बात करते थे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। और मैंने एक बात ज़रूर देखी है कि अगर आप शिक्षण के लिए भी समर्पित हो जाए तो वो बच्चों के लिए बहुत इंस्पायरिंग होता है। इंस्पायरिंग की बात को लेते हुए मैं 2-3 स्थान आपके साथ जल्दी जल्दी पकड़ूं, उसमें से मैं आपके साथ चलता हूं अमेरिका। बहुत बरस पहले की बात है, आप अमेरिका पधारे थे, आपकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई थी और उस अनुभव के बाद में जो यहाँ की पारंपरिक सृजनशीलता है, जो पारंपरिक कलाकृति की तरफ आपकी दृष्टि में कुछ परिवर्तन आया क्या? तो दोनों बात बताएं, वहाँ का अनुभव और ये जो कंट्रास्ट करने की एक एडिशनल आपकी कैपेसिटी मुझे लगता है बढ़ जाती है जब आप वहाँ पर देख के आते हैं किस तरह कला का व्यवहार है। अमेरिका में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ स्कूल एजुकेशन में कला शिक्षा बहुत पुख्ता होती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ जितना समय वो विज्ञान और सोशल साइंसेस को देते हैं उतना ही समय स्कूल में बच्चों को वो कला शिक्षा के लिए देते हैं। तो उससे एक बात बढ़िया होती है कि समाज में किसी भी वर्ग के आदमी से आप मिलिए तो ही विल टॉक अ लॉट अबाउट आर्ट, यू नो, ही स्टार्ट्स लविंग आर्ट एंड द आर्टिस्ट, यू नो। ये मुझे यहाँ लगा कि हमें उसके लिए बहुत ज़रूरत है और उसके लिए मुझे लगता है अधिक प्रयास करना पड़ेगा कि आप कला को समाज के सभी वर्गों की तरफ ले जाएं। तो ये जिम्मेदारी भी मुझे लगता है कि कलाकारों की है कि वो सिर्फ सारा समय अपने स्टूडियो में ना बिताएं, कुछ समय पब्लिक इंटरेक्शन के लिए भी रखें। जो काम स्कूल नहीं कर पाता है वो काम में आपको याद दिलाओ, एक संस्था है स्पीक बैके। वो स्पीक बैके क्या करता है कि बड़े बड़े म्यूजिशियंस को संस्थाओं में ले जाता है और संस्थाओं में ले जा करके उनकी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन और परफॉर्मेंस कराता है। उससे वहाँ बच्चों में कला के प्रति जो जागरूकता है वो बहुत बड़ी है। मैं स्पीक बैके को जो रास्ता जयपुर में ही लेके आया था। अरे वाह। तो मेरा ये कहना है कि ये भी हम कहते हैं बहुत बार लोग आते नहीं गैलरी में, वो इसलिए नहीं आते कि उनको हमने कभी चित्र देखना ही नहीं सिखाया। क्या बात। तो ये चित्र दिखाने का भी या तो वो स्कूल में सीखे, नहीं तो फिर हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कला समीक्षक जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बिल्कुल है। कला समीक्षक जब अच्छे होते हैं तो वो कला के बारे में अच्छी समीक्षा करके दर्शकों को गैलरी तक पहुंचाते हैं। समीक्षक शब्द की जगह पर मैं सराहना रखते हुए आपको लेकर जब गाँव में चलता हूँ और आपने जो भित्ति चित्र देखे, मानने की कला देखी, तो आपने सोचा इसको बचाए रखने के लिए, क्योंकि वो मिट्टी की झोपड़ियाँ तो
पक्के मकानों में बदल गई। तो ये जो मारने बने, असल में जो मैंने ये जो चोखी ढाणी जैसे 6 रिजॉर्ट्स डिज़ाइन किए थे, तो उसमें हमने ये तय किया था कि हम अधिक से अधिक उसमें ग्रामीण हस्तशिल्प को प्रदर्शित करें। तो उस समय हमने जो जितनी भी सुंदर ग्रामीण परंपरा हैं कला की और हस्तशिल्प की, उनका अच्छे से सर्वे किया था। तो उसी समय मुझे याद आता है कि हम लोग रणथंभौर में जो मांडना कला है उससे बहुत आकर्षित हुए थे, और उसका हमने भरपूर प्रयोग इन ढाणियों के सौंदर्यीकरण में किया था। तो उस समय बाद में जब वहाँ मैंने एक शिल्पग्राम जब डिज़ाइन किया, तब जब गांव में जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि जब से सरकार ने इनको पक्के मकान दिए हैं, तो पक्के मकान देने के बाद वो कला लुप्त होती जा रही है। तो उस कला का इसी सुंदर और भव्य परंपरा का लुप्त होना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मुझे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो याद आ रहा था, प्राय यही स्थिति मधुबनी और महाराष्ट्र की वर्ली की थी। और इसी तरह के हमारे जैसे लोगों ने जाकर के जो दीवार पे आदिम कला थी उसको उन्होंने अलग अलग सरफेस पे चित्रित करना सिखाया था, और वो कला जीवित हो गई। तो जब मैं 2002 में रिटायर हुआ तो मैंने कहा कि ये जो सुंदर परंपरा रणथंभौर के गांव की है, इसको पुनर्जीवित करना भी ज़रूरी है। तो मैं 5 साल से उसी में लगा हुआ हूँ। क्या बात। और मैंने ये भी वहाँ जाके समझा, जब करीब से मैंने देखा तो मुझे ये पता लगा कि वो जो चित्र बनाती हैं महिलाएं, उसमें एक नैसर्गिक अमूर्तन है, बिना प्रयास के वो चित्रित करती रहती है। तो ये एक बात हमें उनसे सीखनी चाहिए कि हमेशा चित्रांकन में विचारशीलता का आग्रह आवश्यक नहीं है। ये मैंने सोचा। आपकी इस बात पर विचार करते हुए मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर एक कलाकार के मन में कहीं ना कहीं रहता ही है कि वो जो कुछ प्रकट कर रहा है वो सही स्थान तक पहुँचे भी, और जब अपेक्षा चाहे न हो, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब आपकी पेंटिंग को, आपकी कलाकृति को पुरस्कृत किया जाता है, तो क्या आपका उसको लेकर एक फीलिंग्स रही थी? नहीं, मैंने जिस तरह से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय आधुनिक कला को समझने की कोशिश की, तो मुझे ये साफ दिखाई देता है कि अनेक चित्रकार हैं ऐसे जिन्होंने सीधे सीधे पाश्चात्य की आधुनिक कला का अनुसरण नहीं किया। जामिनी राय जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी ही परंपरा से प्रेरित होकर के उसको कंटेम्पराइज किया, और उसमें भारत की अपनी जो पहचान है अलग, उसको भी स्थापित की। तो ये मैं हमेशा सोचता हूँ कि इसीलिए ये जो अपनी प्राचीन परंपरा है उनको, उनके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए और अधिक से अधिक उनको लुप्त होने से बचाना चाहिए। भारत के दर्शन का कला के साथ में जो संबंध है उसको आप अपनी अनुभूति के तौर पर कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कला की एक परंपरा ऐसी है जो बहुत ही ऑर्गेनिक है, जिसमें बहुत विचारशील होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं जब ख़ास तौर से लोक और आदिम परंपराओं को करीब से देखता हूँ, तो वो व्याख्या के चक्कर में नहीं है। और यही बात मैं अपने जो मॉडर्निस्ट को देख रहा हूँ कि जब जैक्सन पोलक कैनवास पे कलर फेंकता है तो कोई विचारशील होकर के और कोई पूर्वाग्रह लेके नहीं चल रहा है। ही जस्ट थ्रो द कलर्स एंड देन एक्सप्लोर व्हाट इट हैपन्स। उसको एक्शन पेंटिंग का नाम दिया था। तो ये बिल्कुल मुझे समानांतर लगता है कि वो भी जब चित्र बनाती है महिलाएं गांव में, तो कोई पूर्व निर्धारित स्केच नहीं बनाती हैं, वो शुरू करती है और अंत तक करती जाती है।
तो ये स्पॉन्टेनिटी पेंटिंग में होनी चाहिए, मुझे लगता है। तो ये जो स्पॉन्टेनिटी है, इसको लेते हुए अगर हम ये कहें कि एक प्रकार की क्रीड़ा है, या जैसे जब हम दर्शन के संदर्भ से आते हैं तो कि जगत जो है वो सृष्टा की लीला है, या। तो उसने लीला की, वो एक था, उसने सोचा कि मैं अनेक हो जाऊं, तो वो हो गया। तो होते होते जब आप सेवानिवृत्त होने के बाद में भी बराबर सक्रिय रहे हैं, तो आते वाले बरसों में क्या आप चाहते हैं कि होना चाहिए कला के क्षेत्र में, और ख़ास करके जो राजस्थान की पारंपरिक कलाएं हैं उनको, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल से ग्लोबल, तो उसको अगर हम कला के वीथी में लेके आ जाएं तो क्या परिदृश्य आपके मन में बनता है? मैं ये सोचता हूँ कि पहली दिक्कत तो हमारे यहाँ ये आ रही है कि हमने कला शिक्षा का प्रसार ठीक से नहीं किया। तो मैं पूरा यहाँ हमने कोशिश की थी कि कला सांस्कृतिक नीति बने, और सांस्कृतिक नीति में सबसे पहले हम ये करें कि स्कूलों में जितना प्रचार हो सकता है कलाओं का प्रचार करें, और ख़ास तौर से स्कूलों को अपनी पारंपरिक हस्तशिल्प से जोड़ें। उससे क्या होगा कि फाउंडेशन इतनी मजबूत होगी कि जो भी हम बच्चा आगे जा कर के हायर एजुकेशन में जाएगा, वो अपनी पारंपरिक विजडम है और पारंपरिक कला परंपरा है, उसको अपने ब्लड में लेके जाए, वो उसको हमेशा प्रेरित करती रहेगी। तो इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें हमेशा बाहर की तरफ नहीं झांकना पड़ेगा, हम अपनी परंपरा को एनरिच करते जाएंगे, उसको समृद्ध करते जाएंगे। बहुत सुंदर। तो बातचीत का समापन करने से पहले मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूँ, या तो आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में से, या हमारे जो क्लासिक, अगर हमें उन्हें कहें चित्रकार के रूप में भारत में जिनको हम देखते हैं, कोई ऐसे हैं जो आपको विशेष रूप से प्रिय हैं? नहीं, मैं जो सबसे ज़्यादा मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जो हमारे ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं, उसमें मैंने उनका नाम तो पहले लिया ही था, जामिनी राय का। मैंने तो अभी हमारे बहुत वरिष्ठ कलाकार रामचंद्रन चले गए। रामचंद्रन वॉज ए वेरी वेरी अवागार्ड मॉडर्न पेंटर, पर पिछले कुछ सालों से उन्होंने अजंता की पेंटिंग को लेकर के अपना एक नया स्टाइल बना लिया। सतीश गुजराल है, बहुत दूसरे तरह का काम करते थे, लास्ट में उनका जो काम है वो बिल्कुल मिनिएचर आर्ट से इंस्पायर्ड है। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि पूरे कंटेम्प्रेरी आर्ट में एक ऐसा वर्ग है जो अपनी परंपरा से प्रेरित होकर के भी अपनी पहचान बनाने के लिए तत्पर है। तो वो आपके प्रिय हैं और प्रेरक भी हैं, प्रेरक भी है। हाँ। तो बहुत सुखद अनुभव होता है जब आप प्रोफेसर चिन्मय मेहता जैसी शख्सियत के पास बैठते हैं, तो आपको लगता है कि उन्होंने उदारता के साथ में और प्रेम से जो कुछ उनके भीतर था उसको बांटा है, चाहे वो विद्यार्थियों के साथ हो या वो लोक कलाकारों के साथ में हो, और एक ऐसा पुल जो हम सबकी चेतना के स्तर को उन्नत करने में सहायक होता है, उसका सतत निर्माण करने के लिए भी आप समर्पित रहें। तो बातचीत के लिए आपने समय निकाला, तो बहुत बहुत आपका मुझे भी आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। मंगल कामनाएं और प्रणाम प्रोफेसर साहब को, आपके लिए भी शुभकामनाओं के साथ आभार।